नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। जो भी हमारे छात्र हैं, जिन लोगों ने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम उनके प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके आंसर्स की मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो आंसर सही हैं आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका से, प्रश्न पुस्तिका से, और जो आपने वहाँ पे कार्बन कॉपी पाया होगा उससे आप अपने आंसर्स को मिलान कर लीजिए। देखिए, आपको जैसे हिंदी का हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हिंदी में आपको ये पैसेज दिया गया था, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अगर आप उस पैसेज को पढ़ेंगे, उस पैसेज से ये निष्कर्ष निकलेगा कि मनुष्य को निष्काम भाव से, सफलता यानी असफलता की चिंता किए बिना, और आशा यानी निराशा के चक्र में फंसे बिना, यानी इन तीनों के आधार पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही रूप से कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कितना मेरिट जो है जा सकता है। देखिए, अगला प्रश्न अगर देखें, दूसरा प्रश्न कि मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो ये कहा है दोस्तों असफलता को। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? वो अर्जित करता है अनुभव। जितनी बार वो व्यक्ति असफल होगा उसे एक अनुभव प्राप्त होता है कि सफलता किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उसने क्या गलती की है, इसका अनुभव वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे अनुभव की जो है संपत्ति सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें, हिंदी का जो प्रश्न का मैं लेवल देख रहा हूँ काफ़ी आसान है। आप 25 में से 25 प्रश्न सही किए होंगे, मुझे उम्मीद है। प्रश्न है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो वो है जो व्यक्ति दोस्तों जो असफल होने के बाद दोबारा प्रयास नहीं करते, यानी असफल हुए उसके बाद प्रयास करने का प्रयत्न भी नहीं किए, दोबारा सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किए, वो उन व्यक्तियों का जीवन जो है धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न अगर हम लोग देख लें कि जीवन की सार्थकता किसमें है, तो जीवन की सार्थकता दोस्तों जो है वो है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची जो है वो है हर्ष या मोद। यहाँ पे सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया के बीच आप देख रहे हैं कि द्वंद्व की भावना, यहाँ पर द्वंद्व का भाव आपको दिख रहा होगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना, ये वीरांगना का संधि विच्छेद है और यही सही भी है। और बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये तीनों गलत यहाँ पर संधि विच्छेद हैं। अगला है कि कब्र में पैर लटकना यानी मृत्यु के समीप होना। अगर कब्र में पैर लटक रहा है, एक मुहावरा जैसा होता है, मुहावरा है कि कब्र में पैर लटकाना यानी मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न है कि निम्न में से सलाका का तद्भव क्या है? सलाई को ही सलाका, सलाई का जो तत्सम रूप है वो है सलाका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न देखें कि निम्न में से वर्तनी सही है कौन सी? तो लालायित जो वर्तनी दी गई है, यहाँ पे जो लालायित लिखा गया है वो सही है। जबकि आप देखेंगे यहाँ भाग्यमान, रामायण, वाल्मीकि, ये तीनों जो हैं ये तीनों गलत हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अधोगति है, अधोगति और उज्ज्वल, किस तरह उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। यहाँ पे ये दोनों जो है ये दोनों गलत हैं। और विस्मरण और हितैषी ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ये दोनों की जो शब्द हैं वो सही हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आप जो है विशेषण लगाकर पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संबल। स्त्रीलिंग ये जो है नहीं है। बाकी यामा, भिक्षा, योजना ये तीनों क्या हैं? ये तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि संबल जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला देखें किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सही अगर साँझ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साँझ, साँझ का विलोम हो जाएगा भोर, सुबह। यहाँ पे शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, प्रसन्न का हो जाएगा दुखी, जबकि कृपण का दाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि यही सही युग्म है विलोम। जीवन पति का समानार्थी शब्द
यहाँ पर हो जाएगा यमराज। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वो है अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो शब्द जो पुल्लिंग है वो है विवाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह इज द पुल्लिंग शब्द यहाँ पर। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन होगा पंखे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दुशासन, दुशासन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दु प्लस शासन, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द कौन सा है? वो है अक्षर। अक्षर और ये सब बाकी आंसू, वशीष, आँख, ये तीनों तद्भव हैं, जबकि अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है। आपका 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उसमें देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। मृत्युदंड खुद एक सजा है, इसमें सजा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यही एक सही है। बाकी यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, गलत है। यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये हो सकता है। और मेरे को, यहाँ पे यही चीज़ गलत हो गया। तो यानी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों क्या हैं? ये गलत हैं, अशुद्ध हैं, और अशुद्ध ही पूछा है, यानी हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खग जाने खग ही की भाषा, यानी जो जैसा है वो उसी तरह का चीज़ों को सराहता है, यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की सराहना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और हरि मोहन को रुपए देता है, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कारक पूछा गया है कि रेखांकित जो शब्द है यानी को, ये कौन सा कारक है? तो ये संप्रदान कारक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी, अरुण का अनेकार्थी शब्द है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, जबकि ये अनेकों लोग नहीं होगा बल्कि अनेक लोग होगा। अगर अशुद्धि की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनेकों लोग जो लिखा गया है वो अनेक लोग होगा। अगला अब मैथ है। मैथ को हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। थोड़ा जीएस और ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर देख लेते हैं, उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक प्रश्न पूछा गया है जीएस में, जीएस का पार्ट है ये, जनरल स्टडी का। देख सकते हैं आप कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण कैसे लाभ होता है? मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और एक प्रश्न अगर यहाँ पर देखें कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? वो है रिधम ममानिया। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया। आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन होगा बगल में तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला अगर हम लोग देखें कि किस देश ने मई 2020 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो की है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा है? और वो कहा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया हुआ है। एक और प्रश्न है कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया है? बहुत ही फेमस ऑपरेशन था ये, सरदार पटेल जी के द्वारा चलाया गया और हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद जो एक बड़ी रियासत थी उसको ऑपरेशन पोलो के तहत हिंदुस्तान में सम्मिलित किया गया था। एक और प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीट है? आप ये मत देखिएगा कि सबसे छोटा राज्य जो है उसमें ही सबसे कम लोकसभा की सीट होंगी, क्योंकि लोकसभा की सीटें जो है वो जनसंख्या से निर्धारित की जाती हैं। तो जनसंख्या सबसे कम भारत में सिक्किम में है, तो उसी तरह से उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो सिक्किम में सबसे कम लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। अगला अगर हम लोग देख लें, ईएफटी का पूर्ण रूप पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यहाँ पर। जो ईएफटी है उसका फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक और प्रश्न है कि 58वां है कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों कनाडा में। कनाडा में बाफिन द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारा प्रेस बहुत ही स्वतंत्रता, उसे बहुत ही स्वतंत्रता प्राप्त है, बहुत स्वतंत्र किया गया है। वो किस अनुच्छेद के तहत? और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला अगर एक और प्रश्न देखें कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया। कई बार इसको आपने पढ़ा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान जो है वो लागू किया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था, यानी भारत में जो इंग्लैंड के द्वारा, लंदन के द्वारा एक प्रतिनिधि था जो भारत पे शासन करता था, वो कौन था, तो वो था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय जब 1942 का समय, आप ध्यान रखिएगा 1942 के समय में यही भारत का वायसराय था। बीसी राय पुरस्कार, ये अभी पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है बीसी राय पुरस्कार, तो ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल किए गए हैं। इसको अपने अगर संविधान की थोड़ी भी समझ आप रख रहे हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे, कहाँ से शुरू किए, तो इन्होंने अपने आश्रम साबरमती से नमक सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत की थी। और सती प्रथा को किसने, यानी किसके द्वारा समाप्त किया गया, यानी लॉर्ड, उस समय कौन भारत में शासन कर रहा था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम छठवां प्रश्न देखें कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर थी, तो प्राथमिकी क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप प्रश्नों को मिला रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करती है, तो भारतीय जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 8 राज्यों से साझा करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें यहाँ पर साथियों मेरे, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित है, तो कृषि पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कृषि पर ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित है। अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 2, जिसको हम लोग जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो है वो गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे आपको जलसंधि पूछा गया है कि कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है वो जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिब्राल्टर। कौन सी, जिब्राल्टर। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो वो है बनारस। बनारस को मंदिरों का शहर कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लगभग क्वेश्चन सही किए होंगे, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं थे और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगला अगर यहाँ पे प्रश्न देखें, निम्नलिखित को मिलाइए, ये आपके 2 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, इसको मिलाना है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो पंत सागर बांध आपको पता है, रिहंद बांध, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पहला बी से, दूसरा सी से, तीसरा डी से और चौथा ए से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है। और एक और प्रश्न है जीएस का लास्ट प्रश्न कि आप कंप्यूटर के वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो पता लगा सकते हैं हम ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ईमेल अटैचमेंट को आप खोलेंगे तो उससे आपके कंप्यूटर में क्या वायरस है वो पता लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके जीएस के प्रश्न थे जिसको मैंने आपको बताया। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब अगला हम लोग अब यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की जो है प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पर क्या प्रश्न दिए गए हैं। जैसे एक प्रश्न है, अगर आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश भी अगर आप पढ़े हैं तो कुछ योजनाओं को पूछा गया है, तो उन योजनाओं को मैं उम्मीद करता हूं आपने सही किया होगा, बहुत ही हार्ड योजनाएं नहीं थी, आपने पढ़ा होगा। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे आप एक तरह से अगर इन योजनाओं का फुल फॉर्म जानते होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसको सही किया होगा आपने। एक और है
प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ये है दोस्तों कौन सा, ये है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार में परिवार के एक वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। और भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवा, बुजुर्ग, विकलांग लोगों के पेंशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये है दोस्तों कौन सी, यहाँ पर एनएसपी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, एनएसपी। एक और प्रश्न देखें 80 वाला, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करने का है? तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को, यानी शहरी क्षेत्रों में युवाओं को न जाना पड़े, एक कौन सी योजना है? वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अगला एक और प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो वो है उत्तर प्रदेश HMIS, यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2003 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया है? दूसरा चरण, पहला नहीं दूसरा, वो है 2020 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो वो है फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा अगर आपने किया है। और केंद्र सरकार ने धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है कौन सी योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गैस सिलेंडर जो है वो दिया जाता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इससे जो है धुआं जो है वो कम हो जाता है, धुआं मुक्त हो जाता है देश। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2011 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई यूपी मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण के लिए है? तो ये है उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये है ट्रेड योजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो वो मंत्रालय कौन सा है मेरे दोस्तों? वो मंत्रालय है यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी। और सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना में आपको ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट
सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30%। 30% अनुदान। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को हाई स्कूल पास हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राशि प्रदान की जाती है। वो राशि कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो राशि है 30,000। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30,000 रुपये। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर 98वां प्रश्न देखें तो इसमें एक चीज़ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने का परिवहन, मुफ्त दवा, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 99वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय कि केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो वो हो जाएगा दोस्तों स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए। कितने प्रश्न आपके सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है छाप दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।